हेलो एवरीवन, आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ पावर सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम इसका सिलेबस देखेंगे भाई। तो आपके इसके लिए आपने नई कॉपी लगानी है और कॉपी के जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर आप सिलेबस लिखोगे भाई। तो पावर सिस्टम आप गेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 8 to 10 मार्क्स का रहेगा, जो कि भाई आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारा कोर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो पावर सिस्टम को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा मेरा पावर सिस्टम 1, एक मेरा होगा पावर सिस्टम 2 और जो तीसरा मेरा पार्ट होगा दैट इज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो 3 पार्ट में हम अपना पावर सिस्टम भाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास पावर सिस्टम 1 होगा, ठीक है जी, अगर इसकी बात करूं, इसके अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सेकंड पे हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंट्रोल इसको बोल देते हैं ना जी। ऐसे ही हम फोर्थ पे देखेंगे आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फिर नेक्स्ट पे हम देखेंगे इंसुलेटर। सिक्स्थ पॉइंट आपका कोरोना का होगा भाई। ठीक है, सेवंथ पे हम देखेंगे अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, तो ये भाई कुछ सब्जेक्ट आपके चैप्टर हैं, इसको हम डील करने वाले हैं पावर सिस्टम 1 के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पावर सिस्टम 2 की बात करूं, पावर सिस्टम 2 में हम फर्स्ट देखेंगे पर यूनिट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर हम देखेंगे जेड बस एंड वाई बस फॉर्मुलेशन। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे फॉल्ट एनालिसिस। इसके बाद हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोड फ्लो एनालिसिस देखेंगे। और इसका पार्ट नहीं है लेकिन इसके अंदर हम इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी देखेंगे, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ठीक है, और स्विच गियर और आपकी जो प्रोटेक्शन है भाई, ये तो आपका अलग पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम प्रोटेक्शन का पार्ट देखेंगे, ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन, आपके अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन, ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन, वो सभी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेटीज की बात करूं तो जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा योर पावर सिस्टम 2। ठीक है, अगर ये 10 नंबर का आ रहा है इसका मतलब 6 मार्क्स का आपका यहां से आएगा। ठीक है, 2 और 3 मार्क्स का यहां से रहेगा भाई, और 2 मार्क्स का आपका मैक्सिमम यहां से रहने वाला है। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा होगा पावर सिस्टम 2 के ऊपर। ठीक है, तो पावर सिस्टम जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पावर सिस्टम 2 से ही स्टार्ट करूंगा। पहले हम पावर सिस्टम 2 देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पावर सिस्टम 1 पे जाएंगे। करेक्ट हो इतनी बात? तो पावर सिस्टम 2 हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालेंगे आपके ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, तो वोल्टेज और रिएक्टिव पावर कंट्रोल आपका भाई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक टॉपिक देखेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वहां से क्वेश्चन रहता है। ठीक है जी, इंसुलेटर, कोरोना, ठीक है जी, नॉर्मल टॉपिक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो मेन आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सिस्टम के अंदर दैट इज योर पावर सिस्टम 2। लेकिन हम इन डिटेल सभी आपके जितने भी टॉपिक हैं इनको करेंगे। ठीक है, जो जो चीज आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये होगा भाई आपका सिलेबस। तो ये सिलेबस आपका पेज नंबर 1 के ऊपर भाई नोट डाउन कर लेना, और 1 बाय 1 हम इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम 2। ठीक है, लेकिन इसी लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं, हमारे पावर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट आपके पास देखेंगे। ठीक है, तो लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ
पावर सिस्टम। तो पहला पॉइंट लिखिए भाई, हमारा जो मेन पर्पस होता है पावर सिस्टम स्टडी करने का, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट, वो क्या रहनी चाहिए, मिनिमम रहनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट मस्ट बी मिनिमम। ठीक है जी, मिनिमम रहनी चाहिए। उसके लिए हम स्टडी करेंगे राजी आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में हम देखेंगे और आपका जनरेशन मेथड्स होंगे। ठीक है, जनरेशन मेथड्स होंगे। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस है पावर सिस्टम का, ठीक है, उसके अंदर आपका एक जनरेशन वाला पार्ट भी रहता है। ठीक है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम के अंदर उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन रीड कर सकते हैं। आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, आपकी विंड एनर्जी होगी, आपका हाइड्रो प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। क्लियर है भाई मेरी बात? तो हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम करेंगे, उसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपकी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में। और जनरेटिंग मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम एनर्जी की वैल्यू को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन पर्पज होता है पावर सिस्टम का कि घरों तक रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी को लेके जा सकें। ठीक है, तो लिखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव, रेटेड का मतलब होता है जी कांस्टेंट और मैक्सिमम जितनी चाहिए होती है किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए। ठीक है, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी सप्लाइड टू द कंज्यूमर। ठीक है, किसी भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके घर पे वोल्टेज बढ़िया पहुंचे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेटर पहुंचे, सो दैट उसके अप्लायंस बेटर वे में काम कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, इन दो चैप्टर के अंदर हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं तीसरी बात करूं, ठीक है, आपकी थर्ड होती है रिलायबल पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल। पावर सप्लाई हैज टू बी अवेलेबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या रीड करेंगे राजी, आपके जनरेशन मेथड्स, ट्रांसमिशन लाइन, जो आपका ट्रांसमिशन का पार्ट है राजी वो देखेंगे, और HVDC देखेंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई आपका, फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोटेक्शन system has to be available for fault identification. And isolation of faulty section from healthy section. ठीक है, कहीं पे भी फॉल्ट आता है उस फॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम रीड करेंगे राजी फॉल्ट एनालिसिस, जो आपका चैप्टर हमने लिखाया था फॉल्ट एनालिसिस, उसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ द फॉल्ट और उस कितना सीवियर होता है, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और प्रोटेक्शन के लिए हम क्या रीड करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास होता है भाई आपका सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, मोस्ट, लिखिए मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर
has to be used which are to be most stable, more stable, should not lose synchronism under faulty condition। मीन्स कोई फॉल्ट आ गया तो आपका जो सिस्टम है, जो जनरेटर है, वो सिंक्रोनिज्म लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, और हमारा सिक्स्थ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हो भाई आप तक। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पावर के लिए हम क्या करेंगे, केबल का यूज करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हैज टू बी अवेलेबल। ठीक है, उसके लिए हम रीड करेंगे राजी आपकी पावर केबल्स। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये भाई आपके पास थे ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि मुझे जो पावर है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट, उसकी कॉस्ट मुझे कम करनी है। ठीक है, वो कैसे कम करेंगे वो आप ये जो आपके चैप्टर है इसमें आप देखोगे। ठीक है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच एंड योर जनरेटिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास आपने घर तक रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को पहुंचाना है। ठीक है, उसके लिए हम वोल्टेज कंट्रोल और लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल दो जो चैप्टर है आपके वो रीड करेंगे। ठीक है, फिर आपकी रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, ऐसा ना हो कि आपकी जो घरों तक कोई सप्लाई ना पहुंचे। ठीक है, रिलायबिलिटी, उसके लिए हम जनरेटिंग मेथड देखेंगे, ट्रांसमिशन देखेंगे, एचवीडीएस देखेंगे। ठीक है, सो दैट आपकी रिलायबिलिटी बनी रहे। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोटेक्शन सिस्टम हैज टू बी, मींस आपका ऐसा नहीं हो फॉल्ट आ जाए कि आप उसकी प्रोटेक्शन ही ना हो कर सको। ठीक है, सो दैट आपका सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाए। ठीक है, इसीलिए आपको फॉल्ट एनालिसिस और स्विच गियर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट जहां पे भी फॉल्ट मिले वो फॉल्ट आपका क्या हो जाए, आइडेंटिफाई होकर क्लियर हो जाए। ठीक है, और वहां पे जो इक्विपमेंट है उसकी रेटिंग क्या रखनी है वो हमें बताएगा आपका फॉल्ट एनालिसिस। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये भाई कुछ पॉइंट्स है आपके, ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका भाई फर्स्ट इंट्रोडक्शन, आपका सिलेबस, सॉरी आपके सिलेबस का पार्ट था। ठीक है, तो आपको ये चीजें भाई पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम का। इसके बाद फिर हम पावर सिस्टम 2 देखेंगे सबसे पहले, तो पर यूनिट सिस्टम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।